हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 20। और आज आपका इस क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 9, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में हम आज पढ़ेंगे सिर्फ एक्सेस डिमांड के बारे में, और इसका जो रिलेशन है वो आपका चैप्टर नंबर 8 से है, जिसमें हमने इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर में हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ज़रिए केन्स के अकॉर्डिंग जो हमने इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव करने के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर हमने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था कि अगर आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एक इकनॉमी का वहाँ पर अचीव होता है जहाँ पर कंट्री की एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट करती है। जिस लेवल पर जाकर किसी भी इकनॉमी की एग्रीगेट डिमांड या टोटल सप्लाई एक दूसरे के आमने सामने या एक दूसरे के बराबर होगी, जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वो आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहलाता है और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ऐसा हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन केन्स ने यह भी कहा था कि जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा वो ज़रूरी नहीं है कि आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो। इसका मतलब यह है कि अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है तो उसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अगर एग्रीगेट डिमांड रियलिटी में, जब हम ये तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जब हम इक्विलिब्रियम लेवल पर लेकर आते हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। पहले प्लानिंग की जाती है कि इतनी एग्रीगेट डिमांड होगी तो और हम इतनी एग्रीगेट सप्लाई करेंगे, इतना लोग कंजम्पशन करेंगे और हम लोगों को कंजम्पशन करने के लिए इतना गुड सप्लाई करेंगे। तो वहाँ पर जाकर उस लेवल पर जाकर जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोल देते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये मत समझना कि पूरी कंट्री में हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लिया, पूरी कंट्री में सभी को लोगों को रोज़गार दे दिया, नहीं। एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग जितना एग्रीगेट सप्लाई होगी, सप्लाई मतलब जितना प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन को करने के लिए जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमने उन रिसोर्सेज के ऊपर सारे लोगों को एम्प्लॉयड कर दिया, लोगों को जॉब दे दी है। अब पूरी कंट्री में ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को जॉब मिल गई हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि कंपनी के जितने भी रिसोर्सेज हैं जिनसे कंपनी प्रोडक्शन करेगी, उन सारे रिसोर्सेज पर हमने मैन पावर को एम्प्लॉय कर दिया है, ऐसा फुल एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। लेकिन आपका इक्विलिब्रियम लेवल ज़रूरी नहीं है कि जो हमने प्लानिंग की है उसी पे वो अचीव हो। इक्विलिब्रियम लेवल आपका ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। मतलब जो एग्रीगेट डिमांड रियलिटी में निकल के आएगी, एक तो होती है जो हमने प्लानिंग करी है, एक रियलिटी में जो एग्रीगेट डिमांड जब निकल के आएगी वो आपकी एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा भी हो सकती है और एग्रीगेट सप्लाई से कम भी हो सकती है। तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है रियलिटी में, पहले तो हम प्लानिंग करेंगे कि इक्विलिब्रियम लेवल अचीव हो, लेकिन अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है, तो उस सिचुएशन में जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पर हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था क्लास नंबर 17 में कि 30 करोड़ एम्प्लॉयमेंट पे 300 करोड़ की इनकम और 300 करोड़ की एग्रीगेट सप्लाई पे हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। जो ग्रीन बॉर्डर बना हुआ है ना, ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर वाला हमने ये इक्विलिब्रियम लेवल प्लान किया था कि 300 करोड़ की हम 300 करोड़ का लोग डिमांड करेंगे कंजम्पशन करने के लिए, हम 300 करोड़ की प्रोडक्शन करेंगे लोगों के कंजम्पशन के लिए, और उस लेवल पर जाकर हमारा 30 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट हम लोगों को देंगे, 30 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देंगे लोगों को, ठीक है। 30 करोड़ लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो ये हमने प्लान किया था। अब हो सकता है कि आपकी प्लानिंग इससे ऊपर भी जा सकती है और इससे नीचे भी जा सकती है। हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ऊपर भी जा सकती है और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से नीचे भी जा सकती है। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है और ओवर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम लेवल जो हमने प्लान किया है, ज़रूरी नहीं है कि वही इक्विलिब्रियम लेवल पर वही एम्प्लॉयमेंट रहे। जो एम्प्लॉयमेंट हमने प्लान किया है वो एम्प्लॉयमेंट ऊपर भी जा सकता है, कम बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि एग्रीगेट डिमांड की सिचुएशन क्या है। और यहाँ पर हमने उस क्लास में ये डायग्राम भी देखा था कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो उस केस में यहाँ पर ये आपका पहला डायग्राम था फुल एम्प्लॉयमेंट का, जहाँ पर ई पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पे मिल रहा है। तो ये आपका ई पॉइंट हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था। ये वो लेवल था जिस पे हमने अपने सारे रिसोर्सेज पर लोगों को लगाने के लिए प्लान किया हुआ था। ये आपका डायग्राम नंबर 3 था। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब एग्रीगेट डिमांड हमारी प्लानिंग से नीचे चली जाती है, जितना हमने प्लान किया उससे नीचे चली जाती है एग्रीगेट डिमांड, तो वो हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि हमारी जो हमारी आउटपुट है वो हम उतना प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम हो चुकी है, लोग कंजम्पशन कम कर रहे हैं, तो हमें अपनी एग्रीगेट डिमांड को कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम लेवल ई से एफ पे आ गया, तो जब इक्विलिब्रियम लेवल गिरेगा ई से एफ पे आएगा तो इसका मतलब जाहिर सी बात है आपको प्रोडक्शन गिराना पड़ेगा। प्रोडक्शन गिराने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट भी कम करना पड़ेगा। और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपका एग्रीगेट डिमांड आपकी प्लानिंग से ऊपर जाता है, एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट प्लानिंग से ऊपर जाती है, तो आपका पॉइंट भी ई से कहाँ पहुँच जाएगा, एफ पे। तो जो ये N2 वाला पॉइंट है एग्रीगेट डिमांड वाला डॉट डॉट वाला, ये आपका प्लानिंग से ऊपर जा रहा है।
तो इसीलिए आपकी जो आउटपुट है वो y से y2 पे आ गई। इसका मतलब अगर आपको जो प्लान किया है आउटपुट, आपको वो प्लानिंग आउटपुट से आपको और ऊपर आउटपुट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आपको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, जैसे एफ पॉइंट है। इक्विलिब्रियम लेवल आपका ओवर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, जैसे ये वाला एफ पॉइंट है। तो डायग्राम नंबर जो 4 है वो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट को बता रहा है, और डायग्राम नंबर 3 जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट को बता रहा है। और ये तभी होता है जब डिमांड एक्सेस होती है और जब डिमांड डेफिशिएंट होती है। एक्सेस डिमांड का मतलब होता है कि जो डिमांड हमने प्लानिंग की थी उससे ज़्यादा डिमांड लोग कर रहे हैं प्रोडक्शन कंजम्पशन करने की। और डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है कि जितनी डिमांड हमने प्लानिंग की थी लोगों से कि लोग इतना कंजम्पशन करेंगे, लोग उसके मुकाबले कंजम्पशन कम कर रहे हैं, तो उसे हम डेफिशिएंट डिमांड बोलते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग के ऊपर। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है? एक्सेस डिमांड रेफर टू द सिचुएशन, एक्सेस डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। जब आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा चली जाती है रियलिटी में। जो हमने प्लानिंग की है एग्रीगेट डिमांड, हालांकि प्लानिंग तो हम पहले किसकी करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट के सप्लाई के बराबर हो, लेकिन अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से रियलिटी में ऊपर चली जाती है, जब रियलिटी में काम होना शुरू होगा, कंट्री में प्रोडक्शन होना, कंजम्पशन होना, तो जब हमें पता चलेगा कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा जा रही है इन कॉरस्पॉन्डेंस टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जिस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर रखा था उससे ऊपर जा रही है, तो वो हमारा एक्सेस डिमांड कहलाता है। एक्सेस डिमांड गिव राइज टू एन इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड जो होता है वो इन्फ्लेशनरी गैप को गैप बनाता है। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब होता है वो गैप जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड प्लानिंग के मुकाबले उससे ज़्यादा ऊपर जा रही है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम में दिखाता हूँ। तो चलिए इस डायग्राम में देखिए ध्यान से, ये आपका एक्सेस डिमांड की वजह से जो इन्फ्लेशनरी गैप आएगा ये उसके बारे में बता रहा है। जैसे एक्स एक्सिस जो है वो इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट की लाइन है। इस एक्स एक्सिस पे हम इनकम को, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, और जो वाई एक्सिस है उस पर हमारी एग्रीगेट डिमांड है। तो देखिए जो एग्रीगेट डिमांड है C+I, वहाँ पर क्या हो रहा है, एग्रीगेट सप्लाई जो जा रही है जिसको हमने वाई से डिनोट किया हुआ है, वो ई पॉइंट पे जाकर हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है। तो ई पॉइंट क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। अब उससे क्या हुआ कि एग्रीगेट डिमांड, मान लीजिए कि कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा प्लान कर लिया, कुछ लोगों ने कंजम्पशन के लिए ज़्यादा प्लान कर लिया। तो मान लीजिए लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर लिया कि हम अपने खर्च करेंगे, लोग अपना पैसा लगाने में कंपनी में, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जो कैपिटल गुड्स होती हैं उनके कंजम्पशन के लिए कंपनी ने प्लान किया, मतलब इन्वेस्टमेंट्स के लिए ज़्यादा प्लान हो गया। तो एग्रीगेट डिमांड मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ गई, तो आपका जो दूसरा एग्रीगेट डिमांड है वो जो प्लानिंग वाले एग्रीगेट डिमांड से ऊपर चला गया। डॉट डॉट वाली लाइन है ना, ये हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, और जो एग्रीगेट डिमांड नीचे वाली जो दी हुई है ई पॉइंट वाली, वो आपकी प्लानिंग वाली है जो हमने प्लान की हुई थी। तो प्लानिंग से ऊपर एग्रीगेट डिमांड चली गई, तो ई से जो एफ पॉइंट पे हमारा पॉइंट बढ़ा है ऊपर, तो ये क्या हो गया, इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी का मतलब अब कंपनी क्या करेगी, एग्रीगेट डिमांड को अचीव करने के लिए इमरजेंसी में रॉ मटेरियल अरेंज करेगी, और वो रॉ मटेरियल उसे महंगा मिलेगा, और वही महंगाई का असर जो होगा वो कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा। इसीलिए जब कंट्री में, इकोनॉमी में लोग ज़्यादा कंजम्पशन के लिए डिमांड करते हैं और कंपनी उसको अरेंज करने के लिए बहुत कोशिश करती है, तो उसी कोशिश में चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना एक्सेस डिमांड कहलाता है, और एक्सेस डिमांड की वजह से कंट्री में, इकोनॉमी में महंगाई बढ़ती है। तो यहीं से हम शुरुआत की थी हमने कि एक्सेस डिमांड गिव्स राइज टू इन्फ्लेशनरी गैप। द इन्फ्लेशनरी गैप मीन्स द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड हमने पढ़ा था ना कि जो डॉट डॉट वाली लाइन थी, एंड एक्सीड द एग्रीगेट डिमांड, और किस डिमांड से वो एक्सीड करता है, जो एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। जिस फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पर हमने प्लानिंग की थी कि ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा, हम यहाँ पर सभी लोगों को रोजगार देंगे, अपने रिसोर्सेज पर लगाएंगे, लेकिन जब एग्रीगेट डिमांड उस प्लानिंग वाली एग्रीगेट डिमांड से ऊपर चली जाती है तो वो हमारी एक्सेस डिमांड कहती है, जिससे कंट्री में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन पैदा होती है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अब कि एक्सेस डिमांड के होने के क्या क्या रीज़न है, एग्रीगेट डिमांड किस वजह से बढ़ता है, जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड होती है जिसे हम बोलते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि जब लोगों का कंजम्पशन के प्रति ट्रेंड बढ़ता है, ठीक है। मान लीजिए कि पिछले साल लोगों का जो कंजम्पशन का ट्रेंड था वो मान लीजिए 70% था, लोग जितना पैसा कमाते थे उसमें से 70% पैसा खर्च करते थे। अब लोगों की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। तो मान लीजिए कंजम्पशन का ट्रेंड 70 से 80% हो गया, तो जैसे जैसे लोगों का खर्च करने का जो पैटर्न है, बिहेवियर है, वो बढ़ेगा, तो समझ लीजिए एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। दूसरा है रिडक्शन टैक्सेस। जब लोग अपने कमाए गए पैसे के ऊपर जब गवर्नमेंट को टैक्स देते थे,
तो उसमें से क्या होता था कि गवर्नमेंट जब टैक्स के पैसे लेती थी तो लोगों की जो इनकम थी वो टैक्स से गिर जाती थी। मान लीजिए 1 लाख के ऊपर लोगों ने 10% टैक्स देना है गवर्नमेंट को, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000 रुपये। अब 1 लाख में से 10,000 रुपये जब गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे तो लोगों के पास कितने बचेंगे? 90,000 रुपये। तो लोग कितना खर्च करेंगे? 90,000। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने टैक्स के रेट गिरा के 10% से 5% कर दिए, तो अब जो लोगों के पास जो खर्च करने के लिए पैसा बचेगा, जिसे हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, वो बचेगी 95,000, क्योंकि 5,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा 1 लाख के ऊपर, पहले 10,000 देना पड़ रहा था। अब लोगों के पास 5,000 रुपये एक्स्ट्रा बच गए टैक्स के गिरने की वजह से। तो लोगों का जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा, 5,000 और बच गए तो खर्च भी बढ़ेगा उसी हिसाब से। तो जब टैक्स के गवर्नमेंट के रेट कम होने से लोगों के पास जब पैसा बचता है गवर्नमेंट को देने से टैक्स वाला, तो वही पैसा लोग क्या करते हैं? उसको कंजम्पशन पे खर्च करते हैं, तो जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट का सोशल डेवलपमेंट में ट्रेंड बढ़ता है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने सोशल डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च करना है, तो सोशल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए होगा, जैसे रोड बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, फ्लाईओवर्स बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, या हॉस्पिटल या स्कूल्स बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो जब गवर्नमेंट बढ़ते हुए सोशल डेवलपमेंट के लिए रॉ मटेरियल का डिमांड करेगी, तो डिमांड बढ़ने से गवर्नमेंट से क्या होगा कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ने से ओवरऑल इकोनॉमी में क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी कंजम्पशन की, डिमांड बढ़ने से क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। अगला है इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कि अगर मार्केट में ये पता चल जाए लोगों को कि फ्यूचर में अगर कंपनी अपने बिजनेस में पैसा लगा रही है तो उनको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। मतलब लोगों को अगर ये पता चल जाए कि कंपनियों में पैसा लगाने से, कंपनियों में नई मशीनरी खरीदने से, रॉ मटेरियल खरीदने से, या कंपनी में पैसा लगाने से इन्वेस्टर्स को ज़्यादा बेनिफिट होगा, अगर ऐसी उम्मीद की है, और उनको मार्केट से पैसा लगाने के लिए सस्ते रेट पर, कम ब्याज पर पैसा भी मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने की वजह से और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के ज़्यादा होने की वजह से जब इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से क्या होगा? कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड होता है वो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लोग ज़्यादा कैपिटल गुड्स की डिमांड करेंगे, मशीनरी में ज़्यादा पैसे लगाएंगे, बिल्डिंग में, लैंड में, रॉ मटेरियल में पैसा लगाएंगे, कैपिटल गुड्स में पैसा लगाएंगे, तो उससे क्या होगा? कंपनी में डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। उसके बाद है फॉल इन इम्पोर्ट्स। फॉल इन इम्पोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारी कंट्री में जो लोग इंपोर्ट्स करते हैं, बाहर की कंट्री से माल खरीदते हैं, अगर वो माल उन्हें महंगा मिल रहा है और वही चीज़ उन्हें अपने डोमेस्टिकली चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, तो वो क्या करेंगे? इंपोर्ट की डिमांड कम करके डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे, और जब डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ेगी लोगों की, तो ऑब्वियस सी बात है कंजम्पशन बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। राइज इन एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि जो हमारे कंट्री में लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए उनको ये पता चल जाए कि हमारी कंट्री में जो उस गुड्स का प्राइस है वो सस्ता पड़ रहा है, मतलब लोग उसको जितना प्राइस पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा प्राइस में वो चीज़ हमारा इंटरनेशनली बिक रहा है। तो अगर हमारी कंट्री का सामान दूसरी कंट्री में ज़्यादा बिक रहा है, ज़्यादा प्राइस पे मिल रहा है, तो क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट के बढ़ने से क्या होगा? कंपनी में डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की डिमांड बढ़ेगी। लोग जो बाहर की कंट्री वाले हैं वो हमारी कंट्री के लोगों से ज़्यादा डिमांड करेंगे गुड्स की, कि हमें गुड्स दो, क्योंकि वो गुड्स उनको क्या मिल रहा होगा? जो गुड्स मिल रहा होगा उनको, हमारी कंट्री के लोगों को वहाँ की कंट्री के मुकाबले प्राइस हमें ज़्यादा मिल रहा होगा, तो इसलिए हमारी कंट्री के लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे और वहाँ की कंट्री के लोग इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे। और दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर मान लीजिए हमारी कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, मतलब हमारी करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है, अगर वो गिर जाए तो बाहर की कंट्री के लोगों को हमारे करेंसी जो है वो सस्ते में मिलेगी। अगर हमारी करेंसी का एक्सचेंज रेट सस्ता है, गिर गया है, तो इसलिए अगर बाहर की किसी कंट्री को ये पता चल जाए कि हमारी कंट्री का एक्सचेंज रेट गिरा हुआ है, तो उनको वो हमारी करेंसी सस्ते मिलेगी और हमारे कंट्री से गुड्स खरीदना उनके लिए सस्ता हो जाएगा। तो इसीलिए करेंसी के एक्सचेंज रेट के गिरने से डोमेस्टिकली बाहर की कंट्री हमारे गुड्स के लिए ज़्यादा डिमांड करती है, और उसी की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ता है, और एक्सपोर्ट की वजह से डिमांड बढ़ती है, और डिमांड के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है। उसके बाद है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है, सबसे पहले आप डेफिसिट का मतलब हम समझिए। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। घाटा मतलब गवर्नमेंट को होने वाली जो कमाई होती है, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती है, अगर रेवेन्यू के मुकाबले गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, क्योंकि दो ही पहलू होते हैं, एक एक्सपेंडिचर होता है, एक रेवेन्यू होता है। अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम पड़ रहा है और उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने वाला है आगे आने वाले फ्यूचर में,
गवर्नमेंट मान लीजिए 500 करोड़ का खर्चा करने वाली है, लेकिन गवर्नमेंट को जो कमाई होने वाली है वो 400 करोड़ की होने वाली है, तो गवर्नमेंट को 100 करोड़ का घाटा होने वाला है क्योंकि खर्चा ज़्यादा होने वाला है, तो उसे बोलते हैं डेफिसिट। अब ये 100 करोड़ के डेफिसिट को कहीं ना कहीं से तो अरेंज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो प्लान कर रखा है खर्चे को वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा। अब वो 100 करोड़ के खर्चे को अरेंज करने के लिए, 100 करोड़ के घाटे को अरेंज करने के लिए जब फंड का अरेंजमेंट करेगी गवर्नमेंट, तो उसे हम फाइनेंसिंग बोलते हैं। इसका मतलब जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा होता है तो जो डिफरेंस होता है एक्सेस अमाउंट एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, तो वो हमारा डेफिसिट कहलाता है, और उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए जब हम फंड की अरेंजमेंट करते हैं तो वो डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग को अरेंज करने के लिए गवर्नमेंट तीन चार तरीके यूज़ करती है। या तो गवर्नमेंट इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाएगी, या फिर वो पब्लिक डोमेस्टिकली लोगों से पैसा अरेंज करेगी उधार, या फिर वो अपनी करेंसी को प्रिंट करेगी। तो करेंसी को प्रिंट करने का मतलब होता है मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई का मतलब होता है मार्केट में पैसा नया डालना, मार्केट में पैसा नया लेकर आना, नई करेंसी लेकर आना। और जब मार्केट में पैसा आएगा तो लोगों के हाथों में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में जब पैसा आएगा तो लोग कंजम्पशन के लिए डिमांड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। तो ये थे कुछ रीज़न जो हमने पढ़े अभी एक्सेस डिमांड के होने के, कि एक्सेस डिमांड किन किन रीज़न से बढ़ता है। अब एक्सेस डिमांड के हम इम्पैक्ट पढ़ेंगे कि अगर एक्सेस डिमांड हो जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्सेस डिमांड इज़ नॉट अ डिज़ायर्ड सिचुएशन। एक्सेस डिमांड किसी भी कंट्री की डिज़ायर्ड सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि एक्सेस डिमांड का मतलब होता है कि कंट्री पहले से ही अपनी तैयारी कर चुकी है, जो उन्होंने प्लानिंग कर चुकी है। मान लीजिए कंट्री प्लानिंग कर चुकी है 300 करोड़ के आउटपुट का, कि 300 करोड़ का प्रोडक्शन करना है, और उसके हिसाब से रिसोर्सेज, मैन पावर और मशीनरी अरेंज हो चुकी है। अगर यहाँ से अगर डिमांड बाई चांस बढ़ जाए तो कंट्री अपने आप को उस सिचुएशन में, बढ़ती हुई सिचुएशन में नहीं ला सकती, क्योंकि पहले से ही प्लानिंग हो चुकी है ना 300 करोड़ की, उसी हिसाब से सारे सिस्टम बैठ चुका है। तो इसीलिए एक्सेस डिमांड किसी भी इकोनॉमी की डिजायर्ड सिचुएशन नहीं होती। इट डज नॉट लीड टू एनी इंक्रीज इन लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, कि अगर मान लीजिए लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, लोगों का कंजम्पशन बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट उसके हिसाब से सप्लाई बढ़ा देगी या कंट्री में सप्लाई बढ़ जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले से ही सब कुछ तय हो चुका है। एज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, मतलब ऑलरेडी कंपनियां प्लान कर चुकी हैं कि हमारे कितने रिसोर्स पर कितनी मैन पावर काम करेगी। अब वो चेंज नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि हम डायग्राम में देखते हैं कि Y से Y1 पे पहुंच गए, हम E से F पॉइंट पे पहुंच गए, हमने अपना एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा दी इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव करने के लिए। वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, सिर्फ हम अपने मन को दिलासा देने के लिए ऐसा देखते हैं कि हाँ भाई हम बढ़ती हुई एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग हम एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा देंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। पहला पॉइंट, इफेक्ट ऑन आउटपुट। एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट। एग्रीगेट डिमांड भले ही बढ़ जाए लेकिन उससे कंट्री में आउटपुट नहीं बढ़ता। आउटपुट जितना प्लान हो चुका है उतना ही होगा, बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ऑलरेडी रिसोर्सेज, मैन पावर हमने ऑलरेडी जितनी रिसोर्सेज है उस पर हमने पूरी की पूरी लगा दी है। एंड देयर इज़ नो आइडियल कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, और हमारे कोई भी रिसोर्सेज कंट्री में ऐसे नहीं हैं जो बेकार पड़े हुए हैं, सभी रिसोर्सेज हमने प्रोडक्शन में लगा दिए हैं। दूसरा, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जितना कंट्री में ऑलरेडी हमने डिसाइड कर लिया है रोजगार के बारे में कि इतना हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, वो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। एज द इकोनॉमीज इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट, और गवर्नमेंट ने अपने सारे रिसोर्सेज पर, कंट्री ने अपने सारे रिसोर्सेज, अपने सारी मशीनरी के ऊपर, सारे रिसोर्सेज के ऊपर मैन पावर को ऑलरेडी लगा दिया है। सो देयर इज़ नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, और उससे क्या होगा कि अब कंट्री में कोई भी इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इनवॉलेंट्री मतलब अब कोई भी जिनको नौकरी चाहिए वो खाली नहीं बैठे हुए, सबको हमने नौकरी पे लगा दिया है। इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। अब इससे होगा क्या, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से होगा ये कि कंपनी क्या करेगी, बढ़ती हुई एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के बराबर लाने के लिए अपनी चीज़ों के दाम महंगे कर देगी, प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा देगी। प्रोडक्ट के प्राइस से क्या होगा, लोगों की जो आदत है खर्च करने की वो कम हो जाएगी। जो चीज़ आपको 10 रुपये की बजाय अगर 50 रुपये मिल रही है तो आप क्या करोगे, आधी खरीदोगे, 10 की बजाय 5 रुपये की खरीदोगे। 50, अगर मान लीजिए कोई चीज़ 10 की बजाय 20 की हो जाए तो आप क्या करोगे, वो चीज़ 20 की हो जाएगी तो आप खर्च तो 10 रुपये ही करोगे ना, तो चीज़ों को खर्च करना कम कर दोगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जनरल प्राइस का लेवल बढ़ जाता है, मतलब चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, तभी तो महंगाई बढ़ती है। तो इसीलिए जब एग्रीगेट सप्लाई के बराबर एग्रीगेट डिमांड नहीं होती है, एग्रीगेट डिमांड उससे ऊपर चली जाती है, तो उससे कंट्री में आउटपुट नहीं बढ़ता, ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है, लोगों को चीज़ें महंगी मिलती हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक क्लास नंबर 20 एक्सेस डिमांड के बारे में। हमने उसके रीज़न पढ़े कि क्या रीज़न होता है एक्सेस डिमांड का, और एक्सेस डिमांड का हमारे आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस पे क्या उसका इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.